हाय। आज हम लोग शक्ति यानी पावर के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या है, परिभाषा लिख लेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू W बाय टी। W क्या है? कार्य, और T क्या है? समय। यानी कि इतने समय में जितना कार्य किया गया वही उसका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। अगर कम समय में इसका वैल्यू कम होता है तो हम जानते हैं पावर ज्यादा होता है। अगर कम समय में ज्यादा काम किया गया तो पावर का वैल्यू ज्यादा होगा। ज्यादा समय में कम कार्य किया जाएगा तो पावर का वैल्यू कम होगा। तो इसका यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। यूनिट क्या होता है इसका? आपको पता होगा, वाट होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? वाट। और W से लिखते हैं, कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं। तो एक वाट कितना हो सकता है? एक वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। जूल कहाँ से आया? कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ये समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो एक वाट शक्ति को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 1 वाट शक्ति या 1 वाट पावर वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। एक वाट शक्ति को परिभाषित करें या इकाई शक्ति को परिभाषित करें या यूनिट पावर को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? यहीं से हमको पता चल जाएगा कि जब 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है, ध्यान देंगे, 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो यह 1 वाट की शक्ति कहलाएगी। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया है, डेफिनेशन लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एक और मात्रक होता है, इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, HP। हिंदी में क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा। तो पहले HP में मापा जाता था और अभी भी जो हेवी मोटर्स होते हैं, सुने होंगे, जो पानी का मोटर है वो कितना है तुम्हारे यहाँ, कितने पावर का है? तो बोलता है 1 HP, 1.5 HP या 2 HP, इस तरह से बताते हैं लोग। तो अभी भी HP का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 HP कितना होता है? 746 वाट। 746, 746। ये नंबर को याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 HP निम्न में से किसके बराबर है? तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, किलोवाट आवर के बारे में जानते हैं। किलोवाट आवर 1 kWh, इसको क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट। और इसका वैल्यू क्या होता है? क्लास 9 में पढ़े होंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ देख रहे हैं जूल है तो ये किसका मात्रक होगा? कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ वाट है तो वाट देखने का मतलब ये नहीं कि ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। यहाँ क्या है? ये वाट के साथ में समय का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ये क्या हो गया? ये ऊर्जा का मात्रक है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। और ये कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कैसे होता है ये देख लेंगे। 1 kWh, तो किलो मतलब क्या होता है? 1000। तो 1000 हो गया, इंटू वाट को रहने देंगे वाट, इंटू आवर, आवर को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होता है? 60 इंटू 60, और कितना हो जाएगा? वाट सेकंड। इसको कितना हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3612 और 350 होगा वाट सेकंड। और वाट सेकंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और इसको कितना लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6, क्योंकि डेसिमल को यहाँ से हम उठा करके यहाँ लाए। डेसिमल को, नॉर्मली डेसिमल कहाँ रहता है? सबसे एंड में। उसको यहाँ से यहाँ खिसकाएं तो कितना डिजिट खिसका? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट खिसका तो यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। ये सब पहले से पता होगा। तो इस तरह से 1 वाट किलोवाट आवर इतना के बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आता है। पहला तो kWh किसका मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी। किसका मात्रक है? ये एनर्जी का मात्रक है। दूसरा क्या है कि 1 kWh निम्न में किसके बराबर होता है? तो ये संख्या को भी याद रखेंगे। अब इसकी विमा के बारे में जानते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? P इक्वल्स टू W बाई T। W यानी कार्य,
ml² टी का पावर -2/t, तो कितना हो जाएगा ml² टी का पावर -3। ये हो जाएगा किसका मात्रक, किसका विमा, शक्ति की विमा हो गई ml² टी का पावर -3। अगर ये नहीं जान रहे निकालने के लिए तो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, विमी विश्लेषण का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, यही है बेसिक लॉ। तो हम जहां भी देख रहे हैं वहां ऊर्जा का रूपांतरण ही हो रहा है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, उस समय विद्युत धारा किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और पंखा क्या होता है, वो घूमने लगता है। इसी तरह से जब हम किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे होते हैं, या इसी को देखो इस तरह से नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो वो किस में परिणत हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। तो इस तरह से हर जगह जहाँ भी हम देख रहे हैं ऊर्जा का जो रूप है या ऊर्जा हमें जहाँ दिखाई देता है वहाँ हर जगह ऊर्जा का रूपांतरण ही हो रहा है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत ऊंचाई से गिरता हुआ पानी जिसको टरबाइन पे जब गिराया जाता है तो उससे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो वहाँ गतिज ऊर्जा किस में बदल गया, गतिज ऊर्जा। जब ऊपर में था पानी तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा थी, जब उसको नीचे गिराया गया तो वो गतिज ऊर्जा में बदला, और गतिज ऊर्जा फिर किस में बदला, वो विद्युत ऊर्जा में बदल गया। तो इस तरह से जहाँ भी हम देख रहे हैं सारी जगह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वो लागू होता है। तो यहाँ हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, किसी वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिराएंगे और हम 3 पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मान लिया कोई वस्तु था, ठीक है, और यहाँ से नीचे छोड़ा गया नीचे की ओर, तो इसकी ऊंचाई शुरू में कितनी ली गई, h। ये कितनी ऊंचाई हो गई, h। और गिरने के दरमियान यहाँ पे कभी आएगा वस्तु, कभी यहाँ पे आएगा। शुरू में ये पॉइंट है, इसका नाम हम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए और इसका नाम C दे दिए। एकदम ठीक टकराने वक्त, जस्ट एट द सरफेस, जब वो टकराने को है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, ये ऊंचाई x हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्या देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुल ऊर्जा थी और फिर यहाँ पे जो कुल ऊर्जा रहेगी और यहाँ पे जो कुल ऊर्जा होगी, क्या ये सभी तीनों केसेस में A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे बराबर होता है कि नहीं होता है। इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिंदु A पर एट पॉइंट A क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा। यहाँ पे तो रुकी हुई है वस्तु में कोई वेग नहीं है, तो V0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जब यहाँ वस्तु विरामावस्था में है तो इस समय इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है, ये पता है, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। ये हो गया बिंदु A पर कुल ऊर्जा। अब हम बिंदु B पर निकालते हैं कि उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा और उसके बाद दोनों को जोड़ना होगा। तो B पर स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, धरातल से ऊंचाई को मापते हैं। तो यहाँ पे जब आती है वस्तु तो ये यहाँ तक की ऊंचाई, पॉइंट बी की ऊंचाई जमीन से, ये डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये h है और ये x है। यहाँ ध्यान देंगे, ये h है और ये x है, तो इतना में x माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो mgh होता है फॉर्मूला, mgh, h क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड,
तो ग्राउंड से हाइट तो यहाँ पूरा h नहीं ना है, यहाँ कितना होगा h माइनस एक्स होगा, h माइनस एक्स होगा, तो यहाँ लिख देंगे h माइनस एक्स। अभी इसको इक्वेशन नहीं मांगते हैं, अभी तो स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं। अब b पर गतिज ऊर्जा हमें निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना है। b पर गतिज ऊर्जा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो वस्तु में गति थी, जब यहाँ से छोड़ दिए तो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, गिरने के दरमियान यहाँ पे पहुंचा तो उसमें गति भी थी, तो गतिज ऊर्जा भी रहेगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना होगा हमें, तो वी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। कितना डिस्टेंस वो आ गया, यहाँ h की जगह क्या हो जाएगा x। यहाँ देखिए कौन सा डिस्टेंस लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, बेसिक फॉर्मूला ही होता है। फिर a इज द एक्सेलरेशन, तो चूंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण g हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना तय किया है उसमें, s क्या होता है, डिस्टेंस कितना तय किया। तो अब यहाँ पर ये ऊंचाई नहीं होगी बल्कि ये ऊंचाई होगी, क्योंकि यहाँ से जब वो गिरा तो इतना दूरी तय किया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया। और v क्या है, v यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होता, u का वैल्यू 0 था, तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। वी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 2gx, 2 कैंसिल, क्या आ गया mgx। अब टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को जोड़ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना होगा, तब हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं उसे, यांत्रिक ऊर्जा। कहाँ पर, बी पर, बी पर इंग्लिश में लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करना होगा, किसको किसको, ये स्थितिज ऊर्जा ये, तो mgh ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, माइनस mgx प्लस mgx, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फिर देखो क्या आ गया mgh आ गया। तो देखो इक्वेशन 1 में जो था पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी जो था mgh, वही पॉइंट बी पर भी है mgh, यानी टोटल एनर्जी दोनों का सेम ही हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी सेम हुआ। अब हम लोग पॉइंट सी पर देखते हैं, पहले इतना लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहाँ पे देखना है हमें, पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर जस्ट वो टकराने वाला है, तो ये हाइट h, जैसे जैसे वस्तु नीचे आ रही है h का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो नीचे आ गया ये 0 हो गया, जस्ट एट द सरफेस h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 0, तो mgh का वैल्यू 0। अब इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ से नीचे आ रहा है, वस्तु नीचे आ रही है, तो अब x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक हो जाएगा x। समझ आ रही बात, पहले यहाँ था जब पॉइंट बी की बात कर रहे थे, अभी पॉइंट सी पे पहुंच गया है, तो ये x बढ़ता जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2gx। अब इसमें 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा mgx, और जो x था, जो x लिए जो बढ़ता गया वही h के बराबर तो था, बात को समझेंगे, जो x है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, अब ये बराबर हो गया, x और h बराबर हो गया। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार
अर्ध गोलाकार, एक कटोरा है के शेप का है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है गुटका, और वो यहाँ पे फिसल रहा है, घर्षण रहित है, यानी कि फ्रिक्शन को जीरो मानना है। जैसे जनरली फ्रिक्शन जीरो होता नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रिक्शन को जीरो मानना है। तो यहाँ से जब यहाँ ये स्लिप करता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रहेगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। बहुत तेजी से ये नीचे आएगा। यहाँ पे जब वो फिसलना शुरू करता है तो इस समय इसका वेलोसिटी जीरो रहेगा, जिससे इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, और इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है, r, तो यहाँ से ये भी तो ऊंचाई r ही होगा, ये ऊंचाई भी r होगा, क्योंकि रेडियस सभी बराबर होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी उतने ही ऊर्जा यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ किस फॉर्म में होगी, वो गतिज ऊर्जा में होगी। यहाँ की कुल ऊर्जा बराबर होगी यहाँ की कुल ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा का रूप अलग अलग होगा। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा में होता है हाफ mv², तो वहां से हम v निकाल सकते हैं। तो हाफ mv², जहाँ m क्या है, इस ब्लॉक का मास है, इक्वल्स टू mgh, h यानी हाइट। तो हाइट की जगह पे, h की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि इतना ऊंचाई से वो नीचे गिर रहा है, इतना ऊंचाई से वो नीचे गिर रहा है, इस पाथ से आ रहा है, लेकिन हाइट तो यही वाला कवर कर रहा है वो। क्यों ये वाला पाथ क्यों नहीं लेंगे, ये वाला पाथ क्यों ले सकते हैं हम। अभी हम लोग बात किए थे कि जो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है या गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अंतर्गत किया गया कार्य कैसा होता है, वह पाथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वह संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, वो फाइनली इतने ही हाइट को वो कवर कर रहा है, तो mg r लिख सकते हैं। हमें v पूछा गया है, तो m से m कैंसिल, तो v² इक्वल्स टू 2gr, देन v इक्वल्स टू √2gr, ये हो जाएगा आंसर, √2gr। इसको कर लेंगे।